गांव पहुंचकर हीरा पिता किशन लाल पर ये राज खुला कि वह आदमी नहीं है, भूत है। उसे मरे हुए तो 3 साल गुजर गए हैं। साथियों, मैं डॉक्टर कमल नयन दास आज आपके बीच ये कहानी लेकर प्रस्तुत हूं, सच का बोल वाला, झूठे का मुंह काला। सुनिए एक 24 कैरेट सच्ची कहानी, एक भूत की असली कहानी। यही कोई 7-8 बरस पहले की बात होगी। हीरा लाल पुत्र किशन लाल बिसौली इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता था। वहीं उसकी कुमारी चंपा देवी से आंख मटका हुआ। हीरा जाति के यादव थे और चंपा थी राजपूत कन्या। ब्याह शादी मुमकिन थी ना, सो हीरा बाप के कुर्ते से 700 रुपए और पड़ोस के गांव से कुमारी चंपा को लेकर फरार हो गया। फिर वह पूरे 3 साल तक फरार ही रहा। वह गांव तब ही लौटा जब उसके साथ 2 चिंगू मिंगू थे। जैसी कि परंपरा होती है कि प्रेम विवाहों के बाद घर वाले कुछ दिन नाराज रहते हैं, पर जैसे ही चिंगू मिंगू पैदा होते हैं उनका गुस्सा कम हो जाता है। प्रेमी जोड़े को माफ कर दिया जाता है। पूरे देश में कमोबेश यही रिवाज चलता है, पर हीरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। 3 सालों में उनके अम्मा बाबा तो ऊपर वाले की सेवा में जा चुके थे। बचे थे दोनों भैया मानिक और पन्ना। उन्होंने उसे लड़की भगाने के जुर्म में कभी माफ नहीं किया। उन्होंने उसे घर में ही नहीं घुसने दिया। गांव वालों ने भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सो हीरा चंपा देवी और चिंगू मिंगू के साथ उल्टे पांव शहर को लौट लिया और भाइयों को गलियाते हुए अपनी फैक्ट्री की नौकरी बजाने लगा। उन दिनों फैक्ट्री में यूनियन और मैनेजमेंट का लफड़ा चल रहा था। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की घोषणा कर दी। खूब हाय हाय इनकलाब जिंदाबाद हुई, पर नतीजा सिर्फ मजदूरों की बेरोजगारी निकला। वैसे भी गांव में उसके हिस्से 12 बीघे जमीन आती थी। उसमें खेती करके वो अपना और अपने बच्चों के पेट भी भर सकता था और दोनों बड़े भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम भी संपन्न कर सकता था। बड़े अरमानों के साथ वो अपने गांव पहुंचा, पर जल्दी ही उसके अरमा आंसुओं में बह गए। पहले मानिक ने पहचानने से इनकार कर दिया, फिर पन्ना ने तो जलील करके घर से ही भगा दिया। दोनों भाभियों ने भी जली कटी सुनाई। हीरा परेशान हो गया। वह मानिक के घर के दरवाजे पर ही जम गया। वहीं अपना खूंटा गाड़ दिया और बोला, मुझे अपने हिस्से की जमीन और घर चाहिए। अपना हिस्सा लिए बगैर मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। इतना सुनना था कि दोनों भाई बिगड़ गए। मानिक बोला, काहे की जमीन रे? बापू मरते समय जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर गए। उन्होंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। जा भाग यहां से, यहां तेरी कोई जमीन नहीं है। हीरा पहले गिड़गिड़ाया, फिर भुनभुनाया और उसके बाद सूखी पुआल की आग की तरह भड़क उठा। गुस्सा के बोला, भैया ये बात सही न है। हमें पता है हमारे बापू हमारे साथ ऐसा अन्याय कतई न कर सकते। हमें लगा है तुम झूठ बोल रहे हो। उसका इतना कहना था कि पन्ना पिनपिनाए के बोले, दारी के बड़के भैया पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हो। तुझे तो नरक में भी जगह न मिलेगी। फिर ताल ठोक के बोले, सुन ले, पिताजी की नजर में ही ना, सरकार की नजर में भी मर गए। मुर्दों के नाम जमीन ना होती है, सो सरकार ने जमीन हमारे नाम कर दी है। अब मानिक बोले, सुन,
ले छोड़े, हमने कही है ना कि तू मर गयो तो समझ ले तू मर गयो, अब तू कहीं चला जा, पर अब जिंदा ना होने को है, समझी। हीरा ने अपने परछाई देखी, परछाई थी, अपने पैर देखे सीधे थे, इसका मतलब अभी वह भूत नहीं बना था। भया लोग जबरदस्ती उसे भूत बनाने को तुले थे, वह बिगड़ गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देखो हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जिंदा ना होते तो क्या चलते फिरते। फिर बीड़ी निकालकर सुलगाई, भीड़ को दिखाई, बोला देखो भूत कहीं बीड़ी पी सके हैं, ये तो आग से डर के भागे हैं। फिर चुन्नी दादा से बोला, दादा तुम ही न्याय करो, हम जिंदा है कि ना। चुन्नी दादा क्या बोलते, जब उनके सगे भाई उसे जिंदा न मानने को तैयार है तो वो कौन होता है उसे जिंदा करने वाला। खामा खा वो जिंदा होने का प्रमाण पत्र कैसे दे देते। सो उन्होंने बात का तोड़ कर यह कह दिया, लल्ला ये बात हम ना जाने, मानिक कह रहे हैं कि तुम मर गए तो समझो मर गए, बड़ा भाई तो राम समान हो गए हैं, ये भला झूठ क्यों बोलेगा। और भैया जे तुम्हारे घर का मामला है, हम तुम्हारे फटे में टांग क्यों अड़ावे। अच्छा चलते हैं, भैंसन का दूध काटनो है। कहकर चुन्नी दादा चल दिए, उनके पीछे पीछे बाकी की भीड़ भी चल दी। रह गया तो अकेला ही हीरालाल। बहुत देर रोया छीका पर कुछ बात न बनी। थोड़ी देर में दोनों भैया लठ निकाल लाए। यूं तो हीरा देह से अच्छा भला मजबूत था, पर निहत्था भी था और उसे भाइयों से मारपीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा, उसे खुद पर ही शक होने लगा था कि कहीं वह सचमुच में ही तो मर के भूत नहीं बन गया। सो वह वहां से हट गया। थोड़ी देर तस्वे यानी आंसू बहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। बदन पर ठंडी हवा लगी, दिमाग में भी हवा के कुछ झोंके गए, दिमाग का रोशनदान खुल गया। उसके खुलते ही हीरा ने सोचा, सब झूठ बोल सके पर पंचों में तो परमेश्वर का वास होता है, वो जरूर न्याय की बात करेंगे। ये सोचकर वह चौपाल पर पहुंचा। चौपाल में सरपंच जी न्याय की हुक्के में ईमान का तंबाकू डालकर गरब गरब कर रहे थे। हीरा ने पाय लागी कि सरपंच जी ने मुंह फेर लिया। हीरा समझ गया न्याय के देवता कन्या भगाई की घटना से अब तक नाराज हैं। देवता चरण वंदना से प्रसन्न होते हैं। उसने 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था। सो उसने सरपंच जी के पैर पकड़ लिए। सरपंच जी भिनभिनाए, क्या बात है रे, काहे को आए हो, हमारे पांव काहे पकड़ रहा है। हीरा शक पकाया, भिनभिना कर बोला, सरपंच जी मैं हीरा किशन का छोरा, पहचाने ना का। सरपंच जी मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराए। किशन का छोरा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तो बलेसर की छोकरी को भगा के ले गया था। सरपंच जी हुक्का गुगुराते हुए बोले। हीरा रो पड़ा। रोते रोते भी बात उगलना न भूला। हुजूर हमें पता है आप हमसे छोकरी भगावे को लेके बहुत नाराज हैं, पर अब तो हम बाल बच्चेदार हो गए, हमें अब क्षमा कर दो। सरपंच जी हम तो आपकी काली गाय हैं, आपकी लल्ला है, आपका बच्चा है, हमारी खता माफ कर दो। सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा ही रखा पर जुबान खोल दी। लल्ला खता माफ करने लायक ना है, समझे, हमारे लिए पूरे गांव के लिए तो तुम मर गए और भूतों से हम बात नहीं करते। जुबान बंद हुई
हुक्के की गड़प गड़प शुरू हो गई। हीरा समझ गया अब आंसुओं की नुमाइश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सो उसने झटपट आंखों में आंसू की फसल उगाई और गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज, हमारी गलती पे हमें गिन के 10 जूते मार लो, पर हमें हमारी जमीन दिला दो। हमारे दोनों भैया जमीन कब्जाए बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम मर गए, पर देखियो हम तो आपके सामने जिंदा हैं, बैठे हैं, देखो देखो, छू कर देख लो। कहकर वह खुद को छुआने के लिए आगे बढ़ा। सरपंच जी बिदक लिए, हट, हम मरे हुए आदमी को नहीं छुएंगे। अब की बार हीरा बुक्का फाड़ कर रो पड़ा। रोते रोते बोला, मालिक, न्याय करो। माना कि आप हमसे नाराज हैं, हम माने हैं, हमने गांव की इज्जत डुबोई, आपका नाम बदनाम किया, पर क्या इसका परिणाम यही होगा कि हमारे भैया हमारी जमीन कब्जा ले, हमें मरा घोषित करा दे और आप कुछ भी ना करे? आखिर आप गांव के मुखिया हैं, आप कुछ तो कहो, बताओ हम मरे हैं कि जिंदा हैं? सरपंच जी ने इस बार कुछ कहा, मुंह सीधा करके बोले, देखो लल्ला, गांव के लिए तुम 7 बरस पहले मर गए और घर वालों के लिए 3 बरस पहले। जब गांव के लिए मर गए, अपने घर वालों के लिए मर गए, तो जिंदा कैसे हो सके हो? उसके बाद हुक्के का एक गरब मार के बोले, देखो यह तुम्हारे घर की बात है। जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मरा हुआ मान गए हैं, तो हमारी क्या हैसियत जो तुम्हें जिंदा मान ले? हाँ, अगर तुम्हारे भैया लोग तुम्हें जिंदा मान लेंगे तो हम भी तुम्हें जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तुम जाओ यहां से। सरपंच जी की इस न्याय की बात और उसके बाद के आदेश के बाद भी हीरा नहीं हिला। सरपंच जी ने लठैत को हुक्म दिया, भूत को लाठी की मार दिखाओ। मार के आगे भूत भी भागते हैं। ऐसा ही हुआ। जैसे ही लठैत ने लाठी उठाई, हीरा भाग लिया। कहावत भी तो सच सिद्ध करनी थी। न्याय की दुकान से भागते भागते हीरा की सांस फूल गई। उसने हैंडपंप चलाकर थोड़ा मुंह धोया, पानी पिया, पानी से प्यास बुझाई और दिमाग को हिलाया। दिमाग में एक रोशनी कौंधी। उस रोशनाई में उसे लेखपाल यानी पटवारी का चेहरा नजर आया। बस दिमाग की कलियां खिल गई, कदम चल पड़े। कहना न होगा कि उनकी मंजिल पड़ोसी गांव में पटवारी का घर था। पटवारी के घर तक पहुंचते पहुंचते हीरा की हालत टाइट हो चुकी थी। शरीर में थकान, पर मन में उमंग थी। भाई धोखा कर सके हैं, गांव वाले भी साथ न देवे हैं, पर कागज तो झूठ ना बोलेगा। कागज तो पटवारी के पास होगा ही। यही सोचते हुए हीरा ने पटवारी के घर की कुंडी खटखटाई। साक्षात पटवारी बाहर निकले। हीरा ने पटवारी जी से राम राम की, अपना परिचय दिया, बताया, हम हीरा हैं, बिसौली गांव के मरहूम किशन लाल के छोटे बेटे। पटवारी ने इशारा से रोक दिया, बोले, बताने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम पन्ना और मानिक के छोटे भाई हो। 7-8 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। बताओ कैसे आना हुआ? हीरा की बाँछें खिल गई, कुछ शांति मिली। खिली बाँछों ने इशारों में कहा, ले बेटो, हो गया काम, अब तो जमीन मिल गई। हीरा ने खुशी के इजहार के रूप में गुटके से पीले दांत
चमकाए और बोला, पटवारी जी, अब तो मैं आपकी ही शरण में हूं। मेरे भाइयों ने मिसकॉट करके, बेईमानी करके मेरी जमीन दबा ली, कैसे मिलेगा? कहते हैं मैं मर गया। भैया कह तो वे सही रहे हैं, तुम सच्ची में मर चुके हो। पटवारी ने गंभीरता से कहा। हीरा का दिमाग फनफना गया, चिढ़कर बोला, क्या कहते हैं पटवारी जी? हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम मर चुके हैं। मुझे लगा है कि आप भी हमारे भाइयों से मिल चुके हैं, आपको भी भगवान के घर जवाब देना है, न्याय की बात करो पटवारी जी, हीरा ने भिनभिना कर कहा। पटवारी जी बोले, भैया हीरा, हम न्याय की बात ही कर रहे हैं, तुम सचमुच मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 3 साल पहले ही मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड में मृतक के रूप में ही तुम्हारा नाम दर्ज है। पटवारी ने झोले में रखे कागज खंगालते हुए कहा। मतलब? हीरा सन्नाए गया। मतलब ये भैया कि हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारे 3 साल 2 महीने पहले मरने का सर्टिफिकेट लगा है। अब आदमी तो झूठ बोल सके हैं, पर सरकारी कागज तो झूठ ना बोले। बस इसी कागज के बल पर चकबंदी में तुम्हारी जमीन तुम्हारे भाइयों ने अपने नाम करा ली है। ये देखो उनका हलफनामा। अब हम क्या करते? तुम्हारे बाल बच्चे होते तो जमीन उनके नाम होती। अब तुम्हारे बाल बच्चों का तो रिकॉर्ड था ना, सो जमीन मानिक और पन्ना के नाम चढ़ गई। विश्वास ना हो तो देख लो, ये कागज थोड़ी झूठ बोलेगा। कहकर पटवारी ने कागज हीरा के सामने लहरा दिया। हीरा ने कागज पढ़ा। सच में ही उसके नाम के आगे मृतक लिखा था। कागज के हिसाब से वह 3 साल 2 महीने पहले ही मर चुका था। हीरा चक्कर खाकर गिर गया। गिरते ही उसने देखा कि उसके पैर सचमुच भूतों की तरह पीछे को है। इसके बाद बेहोश होना ही था, जो वह हो गया। पटवारी ने पानी के छींटे डालकर उसकी बेहोशी दूर की और फिर उसके कान में फुसफुसाए, भैया हीरा, हमारी फीस दो तो हम तुम्हें जिंदा होने का रास्ता बता देंगे। बोलो, दोगे फीस? हीरा के दिमाग में हवा के साथ बुद्धि प्रविष्ट हुई। उसने जेब में हाथ डाला, 100 के 2 नोट निकाले और पटवारी जी के हाथ में दे दिए। पटवारी जी ने फिर 2 बातें बताई। पटवारी जी बोले, भैया हमारी सुनो, एक तो अपने जिंदा होने का केस फाइल कर दो, उसमें 400 BC का मुकदमा लगा दो। हो सके तुम कोर्ट में से जिंदा साबित हो जाओ। कोर्ट ने तुम्हें जिंदा मान लिया तो तुम्हारी जमीन वापस मिल सकेगी। कहकर उन्होंने बीड़ी सुलगाई और धुआं फेंकते हुए शून्य में निहारने लगे। हीरा दूसरी बात के बाहर आने का इंतजार करने लगा। पटवारी जी ने बीड़ी खत्म होने तक बात पेंडिंग रखी। फिर बोले, भैया दूसरी बात यह है कि जाके बीरमा यादव से मिल लो, वही तुम्हें इस भावसागर से पार उतार सकता है। फिर हीरा को सोचते देखकर बोले, सुनो हीरा, हम जानते हैं कि बीरमा से तुम्हारे घर वालों की पक्की दुश्मनी है। अब तुम तो गांव में रहते नहीं, सो वो दुश्मनी तुम्हारे भाइयों से निभा रहा है। अभी साल भर पहले ही फौजदारी हुई है। पन्ना का तो समझ लो वो जानी दुश्मन है। वो पन्ना को सबक सिखाने में तुम्हारा साथ देगा। मान लो मेरी बात, जाओ उसके पास। पर हीरा मिनमिनाया पर कुछ। फिर बोले, वर को डालो चूल्हे में, याद रखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गए हैं।
फिर हम जाने हैं कि बीरमा से ज्यादा हरामी इलाके भर में कोई ना है। तुम्हारे लट्ठों का और उसका सातिर दिमाग दोनों मिल गए तो कुछ ना कुछ नौटंकी तो होगी ही। बात कुछ कुछ हीरा की समझ में आई। उसने ठान ली कि लौटते में आज वो बीरमा के चौबारे पे जाएगा, यानी कि उसके घर दरवाजे पे जाएगा और उससे मदद की भीख मांगेगा। पर उससे पहले उसकी इच्छा थाने में जाकर भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की थी। यह बात उसने पटवारी जी से शेयर भी कर डाली। पटवारी हंसे और बोले, भैया जहां तक हम तुम्हारे भाइयों को जानते हैं उनके पिछवाड़े में सुअर की बाल है। वे तुमसे पहले थाने पहुंच चुके होंगे। वैसे भी तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पास है। फिर भी अपने मन में मत रखो, कोशिश करके देख लो। हीरा पटवारी से राम राम करके चला गया। अगली मंजिल थाना थी। थाने में वही हुआ जो पटवारी ने कहा था। खूब चिलपच मची। हीरा बोला, थानेदार जी बहुत परेशान हूं। मेरे भाइयों ने मेरी जमीन दबा ली है, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख लो। थानेदार हंसकर बोला, थाने में सिर्फ जीवित लोगों की रिपोर्ट लिखने का कायदा है। भूतों की रिपोर्ट लिखे जाने के ऑर्डर अब तक नहीं आए हैं। हीरा भड़क कर बोला, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, जिंदा हूं, भूत नहीं हूं। थानेदार बोला, हमारा रिकॉर्ड कहता है कि तू मर चुका है। सरकारी रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता है। हीरा इस बार गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर मैं सचमुच जिंदा आदमी हूं, मेरा विश्वास करो। थानेदार फिर हंसा, पगला कहीं का, हमें तेरा विश्वास करने की क्या जरूरत है? हम तेरा विश्वास क्यों करें? हम सरकारी नौकर तेरा विश्वास करेंगे कि सरकारी कागज का? देख, तेरे भाई लोग आज दोपहर में ही तेरा मृत्यु प्रमाण पत्र थाने में जमा करा के गए हैं। ज्यादा तिया पाचा करेगा तो 4 डंडे लगाकर पिछवाड़ा सुझा दूंगा। भागे यहां से, साला मरने के बाद भी रिपोर्ट लिखाने आ गया। भूत होकर रिपोर्ट लिखाता है, हम भूत का थोड़ी दरोगा है। कहकर थानेदार हंसा। हीरा लौट आया। अब अगली मंजिल बीरमा यादव का घर था। उस रात हीरा बीरमा यादव के घर रुका। बीरमा ने उसकी जमकर खातिरदारी की। सारी रात उसकी गप्पे सप्पे हुई, पूरा प्लान तैयार हुआ। इसका असर अगली सुबह ही देखने को मिल गया। हीरा का बड़का भैया मानिक हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान को जंगल में जा रहा था। सामने से लठ लिए आ गया हीरा। पहले भैया राम राम कही, फिर बिना आशीर्वाद का इंतजार किए घुमा दिया लठ। फिर क्या था, दे दनादन लठ की आवाज और मानिक की चीखों के बीच कंपटीशन चालू हो गया। कंपटीशन तभी खत्म हुआ जब मानिक की दाएं हाथ की हड्डी के चट करके टूटने की आवाज आई। हीरा ने पिटाई बंद की और नीचे पड़े चीखते कराते भाई को विदाई की, राम राम कहकर आगे चल दिया। अब अगली मंजिल मझले भैया पन्ना का घर था। पन्ना उस समय भैंस का दूध काढ़ रहा था। बाल्टी लगाए भैंस के नीचे बैठे थे। हीरा पहुंच गया। पहले मझले भैया को राम राम की, फिर लठ उठा लिया और फिर तो धर लिया भैया को। सिर, हाथ, पांव, कमर सबकी सेवा की। पन्ना चीखे चिल्लाए, कमीने छोटा होके बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाता है। तुम्हें न छोड़ूंगा, जेल कराऊंगा,
सालों चक्की पीसेगा। हाय, उनकी चीख सुनकर मझली भाभी दौड़ी आई। हीरा ने भाभी को भी राम राम की, फिर लठ ने राम राम की। मझली भाभी लठ लगते ही अंदर भागी। उनके पतिदेव ने बाहर से और उन्होंने घर के अंदर से गालियों की बौछार शुरू कर दी। पर हीरा निर्विकार भाव से भाइयों की सुताई करता रहा। कुछ देर में गांव में हल्ला हो गया। हीरा ने मौके की नजाकत समझ ली और चीखते चिल्लाते भाई को छोड़कर बाहर भागा। हाँ, जाते जाते भी भाइयों को राम राम करना ना भूला। आखिर गांव की मर्यादा तो रखनी थी ना। हीरा के लठ ने मानिक और पन्ना की जमकर सेवा की थी। उसकी कृपा से मानिक के हाथ की हड्डी और पन्ना का सिर फट चुका था। पन्ना की पत्नी की सिर्फ पैर की हड्डी टूटी थी। पहले राउंड में उन्होंने अपनी चोटों का इलाज कराया, प्लास्टर चढ़वाया। उसके बाद वे गाड़ी में लदकर रोते कराहते पहुंचे थाने। वहां जाकर थानेदार को रो रो कर हीरा की करतूत बताई, अपने जख्म, अपने प्लास्टर दिखाए। हीरा के खिलाफ हत्या करने की कोशिश यानी दफा 307, अब तो वो भी दफा बदल गया। दफा में 307 में रिपोर्ट लिखाने की बात कही। थानेदार हंसा, बोला पागल हो गए हो क्या? मृतक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का कोई प्रावधान नहीं है। मरा हुआ आदमी किसी को कैसे घायल कर सकता है? मैं नहीं लिखूंगा। मानिक पन्ना ने बहुतेरी आए बाएं की, कसम धर्म खाई, पर थानेदार नहीं माना। बिगड़ कर बोला, सालो झूठी रिपोर्ट लिखाने आए हो? तुमने ही तो कहा था हीरा मर चुका है, तो तुम्हें कैसे मार सकता है? तुमने ही दिया था ना हीरा का मृत्यु प्रमाण पत्र। अब वो सरकारी कार्यों में मर चुका है तो हम उसे जिंदा कैसे कर सकते हैं? भागो यहां से, झूठी रिपोर्ट लिखवाते हो। पन्ना गिड़गिड़ा कर बोला, माई बाप रहम करो, हम सच्ची कह रहे हैं, हमें हीरा नहीं मारा है। राम जी की सौगंध, बताओ बताओ हम झूठ बोल सके हैं? पर हमारे ये जख्म, ये हमारा प्लास्टर, ये तो झूठ ना बोले। बताओ, उसने हमें ना मारा तो हमारे चोट कैसे लग गई? थानेदार का माथा सोचने की मुद्रा में सिकुड़ा। वह सोचकर बोला, हाँ, चोट तो तुम्हें लगी है। हीरा तो मर चुका है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकता। मुझे लगता है तुम लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है, तभी ये चोट लगी है। फिर हवलदार को आवाज देकर बोला, अबे ओ बदी, गिरफ्तार करो बे इन सालों को। आपस में फौजदारी की रिपोर्ट लिखो, साथ में झूठी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की धारा भी लगाओ। अब इतना सुनना था कि मानिक और पन्ना दोनों के रंग उड़ गए। उन्होंने माफी मांगी, पर पुलिस को तो अपना काम करना ही था। सो उसने अपना काम किया, वो तो किसी को छोड़ता नहीं है। सो दोनों के हिस्से में 4-4 झापर, दर्जन दर्जन भर गालियां और 5-5 हजार का दंड आया। इसके बाद दोनों परिवार रोते कांपते हीरा के बदन में 2-2 मीटर के कीड़े पड़े कि दुआ मांगते हुए बाहर आए। रात के लगभग 12 बजे होंगे। पन्ना औसारे में खाट पर लेटे थे। सोना कहना तो गलत होगा, कमर का दर्द हीरा को गालियों की सहूलियत तो दे रहा था, पर सोने की इजाजत नहीं दे रहा था। ऐसे में भूत से हीरा प्रकट हुए। एक हाथ में वही तेल पीला लठ, दूसरे हाथ में गरासा काटने वाला। पन्ना की तो अपने आप वायु निकल गई। घबराकर बिस्तर गीला करने वाले थे कि हीरा ने आते ही पैर छुए, राम राम की। पन्ना का लगा कि पड़ा अब लठ, साला राम राम करने के बाद लठ मारता है। सुबह की याद ताजा हो आई।
हीरा बोला, दादा डरो मत, हम मारने ना आए हैं, हम तो समझाने आए हैं, हमारी जमीन वापस दे दो। पन्ना पिनपिनाए, ना हम जमीन वापस ना देंगे। रिकॉर्ड में तुम मर चुके हो तो जमीन किसके नाम करेंगे? मुर्दों के नाम कहीं जमीन हुए हैं? हीरा बोला, हाँ दादा ठीक कहते हो, मुर्दों के नाम जमीन ना हो सकती, पर ये बताओ अगर मुर्दा किसी को जान से मार देवे तो उसे सजा हो सके कि ना? पन्ना सोच में पड़ गए। थानेदार की बात याद आ गई। हीरा बोला, अब सुनो, अब ही तो हम जा रहे हैं, पर परसों तक हमारी जमीन हमें ना मिली तो समझ लो हम तुम्हारे और मानिक भैया के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। कह देते हैं। पन्ना पिनपिनाए के बोले, अंधेर गर्द है का? पुलिस थाना कुछ ना है, फांसी हो जाएगी समझे? हीरा हंसा, बोला, दादा मुर्दे को फांसी होते सुनी है? हम तो भूत हैं, भूत को थोड़ी फांसी होता है, किसी को भी मार सकते हैं। याद है ना थानेदार ने क्या कही कि मुर्दों के खिलाफ रपट ना लिखी जा सकती? हीरा बोला, दादा और सोच लो, परसों तक का टाइम दे रहे हैं, 10 बजे के बाद रात्रि में फिर यही गरासा यही लठ, समझ लो। बात हीरा ने अधूरी छोड़ दी। लठ कंधे पर रखकर चल दिए, पर भैया को राम राम करनी फिर ना भूले। तीसरे दिन क्या हुआ अब कहने को कुछ बचा है क्या? बस इतना काफी है कि हीरा को पहले जमीन मिली, घर मिला, उसके बाद जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र दिलाने में उसके भाइयों का बड़ा हाथ रहा। जब तक प्रमाण पत्र नहीं था तब तक उसका भाई डर डर कर जीते रहे। भूत का क्या पता कब मार डाले, भूत को कोई सजा थोड़ी ही मिलती है। भगवान ने जैसे हीरा को जीवित किया वैसे हर मुर्दे को जीवित करे। बहुत सारे मुर्दे घूम रहे हैं पर उन्हें हक नहीं मिल रहा है। मैं आपका अनुग्रहित हूं। मेरी बात सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसी लगी राय जरूर दीजिएगा।